नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि इस सत्र में आपका राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा एनसीईआरटी का कोर्स लागू कर दिया गया है और इस बार आपकी सामाजिक विज्ञान जो पाठ्य पुस्तक है उसमें 4 पाठ दिए हैं: इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र। आज हम अध्ययन करेंगे भूगोल से पाठ संख्या 1। पाठ का नाम है संसाधन एवं विकास। पिछले वीडियो में कैलाश सर जी ने आपको ये पाठ पढ़ाया था जिसमें कुछ त्रुटि थी, सही ढंग से नहीं दिख पा रहा था, तो इसलिए इसको दोबारा से रिवाइज किया जा रहा है। तो अपन बात करते हैं संसाधन एवं विकास की। संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास। जैसा कि आपको पता है कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधन हमारे आर्थिक विकास में किस प्रकार से सहायक हैं, संसाधनों का निर्माण किस प्रकार होता है, संसाधनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है और संसाधनों के अत्यधिक विकास से जो प्राकृतिक जो संकट हमारे सामने हैं उनके बारे में इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई संसाधन क्या है, तो वैसे तो प्रकृति के अंदर पाई जाने वाली हर वस्तु, हर पदार्थ जो मानव आवश्यकताओं को पूरा करे संसाधन कहलाते हैं। फिर भी इसका विस्तृत अर्थ देखेंगे तो संसाधन का अर्थ होता है, संसाधन का अर्थ संसाधन का अर्थ हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाली, पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थ व वस्तु, हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थ व वस्तु जो मानव आवश्यकता की पूर्ति करती हो, जो मानव आवश्यकता की पूर्ति करें, जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करें। कि हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले वे पदार्थ व वस्तु जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करें और जिसके लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो और आर्थिक विकास संभाव्य हो, आर्थिक विकास संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, संसाधन कहलाते हैं। कि जैसा कि हम जानते हैं कि संसाधन क्या है, वैसे तो पर्यावरण में पाई जाने वाली हर वस्तु ही संसाधन है। जल है, मिट्टी है, जैसे जल, मिट्टी, वन, खनिज, कि पर्यावरण में पाए जाने वाले वो पदार्थ व वस्तु जो मानव आवश्यकताओं को पूरा करे या मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करें, जिसके लिए प्रौद्योगिकी तकनीकी उपलब्ध हो, आर्थिक विकास संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। इस प्रकार के पदार्थों को हम संसाधन कहते हैं। जैसे जल है, मिट्टी है, वन है, खनिज है। आप भी आपके घर के अंदर या आपके आसपास के पर्यावरणीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के संसाधनों को देख सकते हैं और उनकी सूची तैयार कर सकते हैं। कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो संसाधन होते हैं
ये प्रकृति में उपलब्ध होते हैं और प्रकृति के द्वारा उपहार में मिले होते हैं, लेकिन सीधे ही हमारे को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसके लिए मानव जो अपनी विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रकृति से क्रिया करता है और विभिन्न प्रकार के जो संस्थाएं होते हैं उनका निर्माण करता है, विभिन्न प्रकार के संसाधनों का निर्माण करता है जो मानव के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से मानव अपने आर्थिक विकास में सहायक करते हैं। इसके लिए हम जान सकते हैं कि प्रकृति, प्रौद्योगिकी और मानव में अंतर संबंध, प्रकृति की, प्रौद्योगिकी और मानवीय संस्थाओं में अंतर संबंध आप उतार सकते हैं इसको कि पर्यावरण में पाए जाने वाले वो पदार्थ व वस्तु जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करें, जिसके लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, आर्थिक विकास संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, इस प्रकार के संसाधन कहते हैं हम। इस प्रकार को हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। जैसे जल है, मिट्टी है, वन है, खनिज है, ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि प्रौद्योगिकी संस्थाओं में, प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में विभिन्न प्रकार का अंतर संबंध। प्रौद्योगिकी प्रकृति व संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध। जिसको अपने एक प्रारूप के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकृति से जो संसाधन हमारे को प्राप्त होते हैं डायरेक्टली इसी रूप में प्राप्त नहीं होते। इनके लिए मनुष्य विभिन्न प्रकार से क्रियाएं करता है, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का निर्माण करता है, जिसको हम विभिन्न प्रकार के प्रारूप के द्वारा समझ सकते हैं। पर्यावरण या प्रकृति, मानव, प्रौद्योगिकी, और संस्थाएं। ये हम प्रौद्योगिक, प्रकृति व संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध को समझ सकते हैं डायग्राम के द्वारा। ये जो पर्यावरण होता है, प्रकृति होती है, मानव इस प्रौद्योगिकी द्वारा पर्यावरण से क्रिया करता है। मानव इस प्रौद्योगिकी द्वारा पर्यावरण, प्रकृति से प्राप्त जो संसाधन होते हैं उनसे क्रिया करता है और विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से मानव प्रकृति से क्रिया कर, प्रौद्योगिकी द्वारा, मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति से विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है और अनेक प्रकार की संस्थाओं का निर्माण करता है, विभिन्न प्रकार के संसाधनों का निर्माण करता है जो मानव के लिए उपयोगी तो है ही और साथ साथ राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय विकास में भी क्या है? सहायक है। तो अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि भाई संसाधन है, संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण या संसाधनों के प्रकार। संसाधनों का वर्गीकरण या प्रकार। कि प्रकृति से हमारे को विभिन्न प्रकार के संसाधन प्राप्त होते हैं। प्रकृति से हमारे को विभिन्न प्रकार के संसाधन प्राप्त होते हैं और इन संसाधनों का जो प्रयोग है वो मानव विभिन्न रूपों में करते हैं। तो इस प्रकार से संसाधनों को हम अनेक भागों में बांटते हैं। संसाधनों के जो वर्गीकरण है, प्रकार है, वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संसाधनों के प्रकार में नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का प्रकार, संसाधनों का के प्रकार।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि उत्पत्ति के आधार पर, जन्म के आधार पर इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है वो दो प्रकार के होंगे। नंबर एक, जैविक संसाधन, जैविक या जैव संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों की अपन बात करते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों में सबसे पहले आ रहा है जैविक या जैव संसाधन। अब जैविक या जैव संसाधन किसे कहते हैं कि वे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जीवमंडल से होती हो, वे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जीवमंडल से होती हो जैविक संसाधन कहलाते हैं। कि वे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जीवमंडल से हुई हो, जैविक संसाधन कहलाते हैं। जैविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, प्राणी, वन, मत्स्य जीवन आदि। तो बात करते हैं अपन जैविक संसाधन की कि वे जैविक संसाधन किसे कहते हैं। तो वे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जीवमंडल से हुई हो जैविक संसाधन कहलाते हैं। अर्थात जिनका जीवन चक्र निश्चित हो, जो सजीव हो, इस प्रकार के संसाधनों को हम जैविक संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं जैसे मनुष्य है, जैविक संसाधनों के अंतर्गत आता है। विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं और जीवमंडल है, विभिन्न प्रकार का जो समुद्रों के अंदर जलीय जीव हैं, ये सभी जैविक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। तो आप लिख सकते हो कि वे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जीवमंडल से हुई हो जैविक संसाधन कहलाते हैं। अर्थात जो सजीव हो, जिनका जीवन संभाव्य हो, इस प्रकार के संसाधनों को जैविक संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, प्राणी, वन और मत्स्य जीवन आदि। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन उत्पत्ति के आधार पर ही संसाधनों के प्रकार की अपन बात करते हैं। तो दूसरे नंबर पर है अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन अब बात आती है कि अजैविक संसाधन किसे कहते हैं। कि अजैविक संसाधनों के अंतर्गत वे संसाधन जिनकी अपन बात करते हैं कि वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैविक संसाधन कहलाते हैं। कि वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैविक संसाधन कहलाते हैं। अजैविक संसाधनों की श्रेणी में आते हैं तो जिनका जीवन चक्र निश्चित नहीं हो, जो सजीव नहीं हो, निर्जीव हो, इन प्रकार के संसाधनों को हम अजैविक संसाधन कहलाते हैं। ये उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं जैसे चट्टानें, धातुएं, विभिन्न प्रकार के खनिज आदि। तो इस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है उनको दो भागों में बांट दिया, जैविक संसाधन या जैव संसाधन।
तो वे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जीवमंडल से हुई हो जैविक संसाधन कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, प्राणी, वन, मत्स्य जीवन आदि। अजैविक संसाधनों की बात करें तो वे संसाधन जो निर्जीव हो, सजीव जैविक और निर्जीव अजैविक। निर्जीव वस्तुओं से बने हो जैसे चट्टाने हैं, धातुएं हैं, खनिज हैं। आप कक्षा 3 में पढ़ चुके हो सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है कि सजीव जिनका जीवन चक्र हो, निर्जीव जिनका जीवन चक्र नहीं हो, जिसमें जीव नहीं हो। जैसे चट्टाने हैं विभिन्न प्रकार की धातुएं आ गई, सोना है, चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, लोहा है। विभिन्न प्रकार के खनिज आ गए, टंगस्टन है, एल्यूमिनियम है। इसके अलावा कोयला है, गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, ये खनिज। अब बात करते हैं पर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं समापत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार। समापत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार। नंबर 2, समापत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार के बाद में बात करते हैं कि समापत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकृति के अंदर बहुत सारे संसाधन पाए जाते हैं, लेकिन कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग करने के बाद में हम उनको पुनर्ग्रहण नहीं कर सकते, दोबारा से उनका प्रयोग नहीं कर सकते, और वो सीमित होते हैं, कभी कभी भविष्य में वो क्या होंगे, समाप्त होंगे। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका अपन पुनर्ग्रहण कर सकते हैं, जिनका पुनर्चक्र होता है, और जिनका प्रयोग करने के बाद में हम दोबारा से भी उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार समापत्ति के आधार पर जो संसाधन है उनको 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1, नवनीकरण संसाधन, और दूसरे नंबर पर अनवनीकरण संसाधन। अब बात आती है कि नवनीकरण संसाधन क्या होते हैं, कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक और रासायनिक व यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नवनीकृत किया जा सके और जिनका पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। इस प्रकार के संसाधनों को हम नवनीकरण संसाधन कहते हैं, कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक व रासायनिक क्रिया के द्वारा पुनः दोबारा से उत्पन्न किया जा सके। कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक व रासायनिक क्रियाओं के द्वारा नवनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सके, नवनीकरण संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों की अगर अपन बात करें तो उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल है, वन है, ये इसी प्रकार के एग्जाम्पल हैं जो नवनीकरण संसाधन के होते हैं। तो नवनीकरण संसाधन सीधी सी भाषा में हम समझ सकते हैं कि वे संसाधन जिनका हम एक बार अगर प्रयोग कर लेते हैं तो उन संसाधनों का प्रयोग करने के बाद दोबारा से उन संसाधनों को हम उत्पन्न कर सके। इसके लिए हमारे को भौतिक व रासायनिक क्रियाओं की जरूरत पड़ती है। इन प्रकार के संसाधनों को हम नवनीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा है, हवा से प्राप्त होती है, पुनः चक्रण योग्य है, पुनः भरण योग्य है, उत्पन्न की जा सकती है। सौर ऊर्जा है जो सूर्य से प्राप्त होती है, ये भी नवनीकरण है।
इसके अलावा जल है, तो जल भी एक नवीनीकरण संसाधन है। कई बार पूछ लेता है एग्जाम के अंदर कि जल किस प्रकार का संसाधन है, नवीनीकरण, अनवीनीकरण, तो इसमें हम बता सकते हैं कि जल क्या है, नवीनीकरण संसाधन है। वन है, वन में विभिन्न प्रकार के पादप आ गए, पेड़ पौधे आ गए, ये सारे ही नवीनीकरण संसाधन के उदाहरण है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, लिख सकते हो आप कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक व रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पुनः या दोबारा से उत्पन्न किया जा सके, कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक व रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पुनः या दोबारा से उत्पन्न किया जा सके, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल और वन, ये सारे के सारे संसाधन नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। और भी उदाहरण आप ले सकते हो, इस प्रकार के कई संसाधन हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि समापत्ति के आधार पर ही जो दूसरा संसाधन है अपना, वो है अनवीनीकरण संसाधन। अनवीनीकरण संसाधन, अनवीनीकरण संसाधन, देखिए नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधन एक दूसरे से विपरीत हैं। कि अनवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं, कि वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद, जिन संसाधनों का हम एक बार प्रयोग करने के बाद में हम उसको दोबारा से उत्पन्न नहीं कर सकते, पुनः चक्रण नहीं हो जिनका, दोबारा से जिनको उत्पन्न नहीं किया जा सके, इस प्रकार के संसाधनों को हम अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं कि जो अनवीनीकरण जो संसाधन होते हैं और एक ये लंबी प्रक्रियाओं के कारण बनते हैं, इनको बनने में काफी लंबी प्रक्रियाएं होती है, काफी लंबा समय लगता है, लाखों वर्षों का समय इसमें लग जाता है। जैसे खनिज ईंधन की अपन बात करते हैं, गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, गैस कोयला है, इनको बनने में लाखों और हजारों वर्षों का समय लगता है। इसमें से कुछ चक्रीय हैं और कुछ संसाधन कैसे हैं, अचक्रीय हैं। अपन इनकी बात करते हैं तो देखिए, वे संसाधन जिनका निर्माण में काफी लंबा समय लगता है, वे संसाधन जिनके निर्माण में काफी लंबा समय लगता है और इनका प्रयोग करने के बाद में दोबारा से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। जो कभी कभी समाप्त भी होते हो, असमापत्य संसाधन कहलाते हैं। तो देखिए कि अनवीनीकरण संसाधन कि वे संसाधन जिनका निर्माण काफी लंबे समय के बाद होता हो और इनका प्रयोग करने के बाद में दोबारा से प्रयोग नहीं किया जा सकता, इस प्रकार के संसाधनों को हम अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कोयला, खनिज ईंधन, कोयला व खनिज ईंधन अनवीनीकरण संसाधन है। इसके अलावा कुछ संसाधन ऐसे हैं इसमें चक्रीय हैं और कुछ क्या है, अचक्रीय हैं। तो जैसे इस बात करते हैं अपन कि इन संसाधनों में से कुछ चक्रीय हैं और कुछ क्या है, अचक्रीय संसाधन है, जिनका पुनर्भरण भी किया जा सकता है। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातु है, धातुएं ये चक्रीय होती है। और इसके बाद में अपन बात करते हैं खनिज ईंधन, खनिज
ईंधन, ये अचक्रीय होते हैं। तो अनवनीकरण संसाधन वे संसाधन जिनका निर्माण में काफी लंबा समय लगता हो, लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं, और इनका प्रयोग करने के बाद में दोबारा से इनको उत्पन्न नहीं किया जा सकता, और भविष्य में सीमित होते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, ये समाप्त होते हैं। जैसे कोयला है, खनिज ईंधन है, विभिन्न प्रकार की धातुएं हैं, तांबा है, सोना है, चांदी है, लोहा है, ये सारे संसाधन अनवनीकरण संसाधन कहलाते हैं। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि जो खनिज ईंधन है इसको हम जीवाश्म ईंधन भी बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन। इनको जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं कि हम जानते हैं कि जो कोयले की उत्पत्ति है, ये बताया जाता है कि आज से लाखों या हजारों वर्ष पहले ये धरती का उलट पलटने से जो जैविक चीजें हैं, मानव है, पशु पक्षी हैं, विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं, वनस्पति हैं, इनके सड़ने और गलने से गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और कोयले की उत्पत्ति हुई है। इस कारण से इनको जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। और ये कैसे हैं, अचक्रीय के अंतर्गत आते हैं। खनिज ईंधन किसमें आता है, अचक्रीय, सीमित है, दोबारा से पुनर्भरण इसका नहीं किया जा सकता। कुछ धातुएं हैं, इनको एक निश्चित प्रयोग करने के बाद में दोबारा से उसका चक्रीकरण किया जा सकता है। जैसे लोहा है, लोहे का अगर अपने एक बार प्रयोग कर ले तो पिघला करके उसका दोबारा से प्रयोग भी किया जा सकता है। तो ये चक्रीय संसाधन हो गए। तो इस प्रकार से अनवनीकरण संसाधनों में भी दो भाग हो गए, चक्रीय और अचक्रीय। विभिन्न प्रकार की धातुएं चक्रीय संसाधनों के अंतर्गत आती हैं, और विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं, खनिज ईंधन हैं, वो अचक्रीय संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। बता सकते हो आप कि वे संसाधन जिनका निर्माण में काफी लंबा समय लगता हो और इनका प्रयोग करने के बाद में दोबारा से इनको उत्पन्न नहीं किया जा सकता हो, इस प्रकार के संसाधनों को अनवनीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला है, विभिन्न प्रकार की धातुएं हैं, खनिज ईंधन है, इस प्रकार के जीवाश्म ईंधन बोल दिए इसको, ये सारी चीजें। धातुएं हैं, विभिन्न प्रकार की धातुएं। उदाहरण के लिए एक प्रश्न बन सकता है कि चक्रीय संसाधन है लोहा, जल, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो आप बता सकते हो कि धातु के अंतर्गत चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे तांबा हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, ये सारे चक्रीय संसाधनों की श्रेणी में है। अचक्रीय संसाधन में आ जाएंगे गैस, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, जिसको पेट्रोलियम बोलते हैं, खनिज ईंधन बोलते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि संसाधनों का जो वर्गीकरण कई भागों में किया गया है। सबसे पहले आपने उत्पत्ति के आधार पर है, दो प्रकार के, जैविक और अजैविक संसाधन। इसके बाद में आपने समापत्ति के आधार पर पढ़े नवनीकरण और अनवनीकरण संसाधन। अब पढ़ेंगे अपने स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन है वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं तो पहले नंबर पर आता है निजी या व्यक्तिगत संसाधन। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर आता है सामुदायिक संसाधन। इससे अगर आगे अपन बात करते हैं तो राष्ट्रीय संसाधन, और नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो इस प्रकार से स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं तो निजी या व्यक्तिगत संसाधन। निजी या व्यक्तिगत संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर पहला संसाधन है अपना निजी या व्यक्तिगत संसाधन। अब बात आती है कि व्यक्तिगत या निजी संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए कि वे संसाधन जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में आते हैं, वे संसाधन जिन पर व्यक्ति विशेष
वे संसाधन जिन पर व्यक्ति विशेष का स्वामित्व हो। तो सबसे पहले निजी, जिसको अपन पर्सनल बोल सकते हैं, कि हमारे स्वयं की, हमारे खुद की व्यक्तिगत संसाधन, कि वे संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व हो और वो उसी के अधिकार के, उसी के नियंत्रण में या उसी के अधिकार के अंतर्गत आते हो, इस प्रकार के संसाधनों को हम निजी या व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। इसके कई उदाहरण हम देख सकते हैं कि व्यक्तिगत संसाधन क्या कहलाते हैं। जैसे देखिए, किसान की भूमि, किसान की भूमि, घर, वाहन और भी अन्य चीजें जो आपके परिवार के अंतर्गत है, जिन पर आपके परिवार का ही अधिकार हो। शहरों के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के भूखंड आ गए। इसके बाद में देखिए, भूखंड, तालाब, कुछ तालाब ऐसे होते हैं जो निजी होते हैं, नलकूप है, ये चीजें। तो निजी संसाधन कि वे संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का ही क्या हो, अधिकार हो, व्यक्ति विशेष के स्वामित्व के अंतर्गत ही आते हो, इस प्रकार के संसाधनों को हम निजी या व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। कि वे संसाधन जो किसी व्यक्ति विशेष के अंतर्गत आते हो, जिन पर उसी का नियंत्रण हो। जैसे किसान के पास में जो भूमि होती है, निजी संसाधन है। वैसे तो भूमि सरकार के अंतर्गत आती है, लेकिन किसान इस भूमि को जब जोतता है तो इस भूमि को जोतने के बदले में सरकार को विभिन्न प्रकार से लगान चुकाता है, वो टैक्स देता है, कर देता है। इसके अलावा जैसे अपने स्वयं का आवास है, अपने खुद के वाहन है, शहरों में खुद के जो प्लाट वगैरह, भूखंड वगैरह होते हैं। इसके अलावा कुछ तालाब होते हैं, कुछ नलकूप हैं, ये पर्सनल होते हैं, व्यक्ति विशेष के होते हैं। इसके अलावा इसमें चारागाह भी ले सकते हैं अपन, चारागाह है। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो कुएं भी ले सकते हैं, कुएं। और भी अनेक ऐसी आपके परिवार के अंदर चीजें हैं जिनकी आप सूची बना सकते हो। वो सारे संसाधन ही व्यक्तिगत संसाधन है। बता सकते हो आप कि निजी या व्यक्तिगत संसाधन क्या है? कि वे संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का ही स्वामित्व हो, व्यक्ति विशेष के ही अधिकार के अंतर्गत आते हो, उनके नियंत्रण के अंतर्गत आते हो, इस प्रकार के संसाधनों को निजी या व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे किसान की भूमि है, हमारा स्वयं का मकान है, स्वयं के वाहन है, भूखंड है, तालाब है, नलकूप है, चारागाह है, कुएं हैं, इस प्रकार के ही उदाहरण हैं। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस स्वामित्व के आधार पर ही संसाधनों के प्रकार में पहला व्यक्तिगत या निजी आ गया। इसके बाद में दूसरा आता है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन सामुदायिक या सार्वजनिक संसाधन। देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार में दूसरा है सामुदायिक या सार्वजनिक संसाधन। अब सामुदायिक या सार्वजनिक संसाधन क्या होते हैं? जैसा कि आप जानते हो, अपन कई बार बोल देते हैं कि ये सारी की सारी जो भूमि है, ये जो भूमि है अपनी, वो शामिलात भूमि है। जैसे आप देखते होंगे कि विभिन्न प्रकार के शहरों के अंदर गोचर भूमि होती है, जिसको गोचर भूमि अपन बोलते हैं। तालाब होते हैं, पार्क होते हैं, पिकनिक स्थान होते हैं, खेल का जो मैदान होता है, शमशान भूमि होती है, मंदिर होते हैं, मस्जिद हो गई, सड़कें हो गई, स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया। ये इसी प्रकार के संसाधन हैं जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार न हो करके समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार के संसाधनों को हम सार्वजनिक या सामुदायिक संसाधन कहते हैं। तो अपन बात करते हैं कि सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? कि वे संसाधन जो समाज के
प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हो, कि वे संसाधन जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हो, निजी न हो, समाज में पाए जाने वाले वो सभी संसाधन, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले वो सभी उपलब्ध हो। तो सार्वजनिक या सामुदायिक संसाधन वे संसाधन जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हो। इस प्रकार के जो संसाधन हैं इनको हम सार्वजनिक या सामुदायिक संसाधन कहते हैं, जिस पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है, प्रत्येक व्यक्ति को उनको उपयोग करने की छूट होती है, उनको उपलब्ध होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जैसे खेल का मैदान, पिकनिक स्थल, इसके अलावा स्कूल है, अस्पताल है, बावड़ी है, तालाब हो गया, बावड़ियां, नहरें। तो ये इस प्रकार के संसाधनों के अनेक उदाहरण हैं कि वे संसाधन जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हो, जिन पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार हो, प्रत्येक व्यक्ति उनको उपयोग कर सके। इस प्रकार के संसाधनों को हम सामुदायिक या सार्वजनिक संसाधन कहते हैं। जैसे खेल का मैदान है, खेल के मैदान में कोई भी खेल सकता है। इसी प्रकार से पिकनिक स्थल है, कोई भी वहां आवागमन कर सकता है, जा सकता है, आ सकता है। विद्यालय है, सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। अस्पताल है, सभी को इलाज कराने का अधिकार प्राप्त है। तालाब है, कोई भी पानी पी सकता है। इसके अलावा बावड़ियां हैं, नहरें हैं, इन सब पर किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर के समाज के प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है। इस कारण से ये सारे के सारे सार्वजनिक संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि संसाधनों का जो वर्गीकरण है स्वामित्व के आधार पर दो प्रकार होंगे। पहले नंबर पर पढ़े निजी या व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक या सार्वजनिक संसाधन। कल इसी में ही स्वामित्व के आधार पर ही हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय संसाधन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है। इसके बाद में हम विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे। विकास के आधार पर भी संसाधनों को 4 भागों में बांट देते हैं, संभावी है, विकसित है, भंडारण है और संचित है। फिर संसाधनों का विकास और उसके दुष्परिणामों के बारे में अपन अगले वीडियो के अंदर इसकी अपन नेक्स्ट चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप जो नोट्स हैं उनको नियमित रूप से उतारिए। अगर फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन वगैरह होता है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, कुछ भी है, लेकिन नियमितता और रेगुलरता बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद।